स्वागत है आप सभी लोगों का पंचऋषि क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 का हम लोगों ने कल अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में आज हम अनुच्छेद 19 का और अनुच्छेद 20 का अध्ययन करेंगे। छोटी छोटी क्लास इसलिए ली जा रही है आप लोगों की, जिससे कि आप लोग वो उसके नोट्स बना सके और आराम से पढ़ सके। तो शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद 19। इसके सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे सभी की हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 19 देखिए, मूल संविधान में आर्टिकल 19 के तहत 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन एक स्वतंत्रता 19(1)(f) को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहां से हटाया गया और इसको पहुंचाया गया भारत के संविधान के भाग 12 में और 300 का के अंतर्गत पहुंचाकर या 300A के अंतर्गत पहुंचाकर ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया भैया? ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अभी मैं इन सब बातों पर चर्चा करूंगा कि विधिक अधिकार होता क्या है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो आप लोग पहले जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची हैं उनको लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या चीज हो जाएगी। सबसे पहले 19(1)(a) लिखिएगा। 19(1)(a) कहता है व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं सबको समझाऊंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1)(b) कहता है कि बिना हथियारों के या शांतिपूर्ण और निरायुध होकर सम्मेलन किया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। 19(1)(c) कहता है कि व्यक्ति को संगठन और संघ बनाने का अधिकार है। व्यक्ति को संगठन या संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार है। 19(1)(c) कहता है। 19(1)(d) कहता है कि व्यक्ति को अबाध संचरण करने का अधिकार है। अबाध संचरण करने का अधिकार है। 19(1)(d). 19(1)(e) कहता है व्यक्ति को कहीं पर भी बसने का अधिकार है। रहने या बसने का अधिकार है। रहने या बसने का अधिकार है। बसने का अधिकार है। कहीं पर रहने या बसने का अधिकार है। 19(1)(e) हो गया। 19(1)(f) के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार था। संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से और अब ये समाप्त हो गया है। 19(1)(g) कहता है व्यक्ति को या भारत के नागरिकों को कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, अब हम इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के साथ ही कुछ समस्याएं पैदा हो गई। 2 समस्याएं मुख्य रूप से पैदा हुई। पहली समस्या यह थी जो रोमेश थापर बनाम भारत संघ 1950 के मामले में देखने को मिली। रोमेश थापर
एक प्रेस चलाया करते थे, उनका अखबार छपता था, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी विचारधारा से बहुत खिलाफ रहते थे, बहुत ज़्यादा उसके साथ उनका बनती नहीं थी, कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। इतिहासकार रोमिला थापर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनकी पुस्तकें भी आती हैं, उनके ये भाई थे रोमेश थापर। अब इनके अखबार में क्या हुआ, बहुत सारी आलोचना की जाने लगी सरकार की, तो सरकार समाजवादी रूप से कार्य कर रही थी, आप उसकी आलोचना करेंगे तो सही नहीं रहेगा, इसलिए सरकार ने क्या किया, बॉम्बे में इनका प्रकाशन होता था और मद्रास में उसका बांटी जाती थी पत्रिका, तो इनके प्रकाशन पर रोक लगा दी। अब रोमेश थापर इस बात को लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई व्यक्तिगत मुझे बोलने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है। बात हाई कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने फैसला दिया कि अभी तक संविधान में जो उल्लेखित बात है उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार से इनकी बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते। अगर आपको कुछ युक्त निर्बंधन लगाने ही है इन सारी चीज़ों पर, तो आपको संविधान में उन चीज़ों को शामिल करना होगा, तभी ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। इस बात को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और इनके अपवादों को शामिल किया गया कि आप क्या बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितनी मात्रा में बोल सकते हैं, किसके खिलाफ बोल सकते हैं। इन सब बातों के लिए कुछ युक्त निर्बंधन लगाए, मैं भी बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई। दूसरा जो मसला था, दूसरा मसला चल रहा था लैंड रिफॉर्म, जितने भी एक्ट बने थे, कानून बने थे, उसके बारे में, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब इनको लागू करने के लिए संपत्ति का अधिकार रोड़े बनना था, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f। परेशान थे इस बात में, क्योंकि हर व्यक्ति मौलिक अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत पहुंच जाता था, कहता मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और फिर कोर्ट फिर मौलिक अधिकारों के आलोक में उस चीज़ का फैसला दिया करती थी। बहुत परेशान रही सरकारें, तो आखिरकार मोरारजी देसाई की जब जनता दल की सरकार बनी देश के आपातकाल के बाद, तो 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 1978 में 19(1)(f) को यहाँ से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300(a) या 300(का) के अंतर्गत एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। अब आप पूछेंगे इन दोनों अधिकारों में अंतर क्या है। देखिए, अगर आप भाग 3 के अंतर्गत आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत इन अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी संविधान में अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उसको आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बस एक दीवानी मुकदमा करेंगे आप संपत्ति के मामले के लिए, या मुआवजे के लिए आप कर सकते हैं कि मुझे सही मुआवजा नहीं मिला। जमीन तो सरकार अधिग्रहित करेगी ही करेगी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज़मीन को नहीं दूंगा। आप कह सकते हो कि सरकार ने मुझे उचित मुआवजा नहीं दिया, उसके आधार पर आप लोग केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात 19(1)(f) की रही कि 19(1)(f) को किस प्रकार हटाया गया। अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहला कहता है 19(1)(a) व्यक्ति को बोलने, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वाक से अर्थ है बोलना, अभिव्यक्ति का अर्थ है एक्सप्रेशन, यानी कि व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बोलकर ही अपनी विचार को या अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करे। वो नाच कर, गा कर, चित्र बना कर या किसी और माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। यानी कि बोलने के साथ साथ वो मूक रहकर भी अपने और कलाओं के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकता है और करने का उसको अधिकार है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति बोल सकता है और अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। अब इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं, जैसे इमैनुअल के केस में केरल का ये मसला था, उसमें बोलने के अधिकार के साथ साथ चुप रहने का भी अधिकार है। यानी कि अगर आप बोलना नहीं चाहते हो तो चुप रहने का भी आपको अधिकार है। यानी कि बोलने के साथ साथ चुप रहना भी आपके अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि नवीन जिंदल का केस हुआ था। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2008 का मसला था। आप अपने घरों पर इस केस से पहले प्राइवेट संस्थानों पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। नवीन जिंदल ने कहा, देशभक्ति को अभिव्यक्त करने का मेरा एक माध्यम है कि मैं अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा झंडा फहराऊंगा। नवीन जिंदल आप लोग जानते होंगे, सावित्री जिंदल के
बेटे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी रहे थे और सांसद मंत्री रहे थे। कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया, बोले ये बात सही है, व्यक्ति देशभक्ति को प्रदर्शित कैसे करेगा? तो अभिव्यक्ति को करने का एक तरीका है कि वो अपने धर्म पर तिरंगा झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराए, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का जो कानून बने हुए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसके पालन से आपको किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई है, सिर्फ फहरा सकते हैं हम। इसके अलावा एसपी गुप्ता के केस में भारत सरकार 1982 का मामला था, इसमें सूचना का अधिकार भी अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत है। अब मान लीजिए मैं किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं तो मुझे पहले उसकी जानकारी तो लेनी होगी, तो सूचना का अधिकार भी वाक और अभिव्यक्ति के अधीन माना जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्रतिनिधि होते हैं जब चुनाव में जाते हैं तो एक प्रपत्र को भरते हैं कि मुझ पर इतनी संपत्ति है, मुझ पर इतने गहने, इतनी गाड़ियां हैं, इतने केस हैं मेरे ऊपर। यानी कि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि के बारे में जानने का अधिकार है, इसलिए वो भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब एक बड़ा प्रश्न है, क्या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब से पूछा था इस बारे में कि आपने प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख क्यों नहीं किया है? तो वो कह रहे थे कि प्रेस की स्वतंत्रता में कोई ना कोई तो रिपोर्टर होगा, कोई ना कोई संपादकता होगा, कोई ना कोई उसका पत्रकार होगा। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? और भारत के नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी प्राप्त है, अतः वो 19(1)(a) के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत स्वतंत्रताएं आती हैं, लेकिन आप सिर्फ स्वतंत्रताओं का ही आनंद ना लें, आपको 19(2) के तहत इस पर युक्त निर्बंध लगाने का अधिकार सरकार के पास है। किन किन आधारों पर 19(2) में किन किन बातों की बात की गई है? अगर आपके बोलने से लोक व्यवस्था बिगड़ती है तो आपको पकड़ लिया जाएगा। आप बोले हम तो साहब कुछ भी बोलेंगे, हमको तो संविधान के द्वारा बोलने का अधिकार प्राप्त है, कुछ भी नहीं बोल सकते। आपकी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे की नाक प्रारंभ होती है, यानी कि दूसरे की जहाँ आज़ादी प्रारंभ होती है वहाँ आपकी आज़ादी का अंत हो जाता है। और आपके बोलने से अगर समाज में किसी प्रकार की विद्वेषता पैदा होती है तो आपको रोक लिया जाएगा। दूसरा, सदाचार। आपने कहा हम तो चौराहे पे खड़े होकर गाली बोलेंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सदाचार का, लोक व्यवस्था, सदाचार, कोर्ट की अवमानना। आप कोर्ट की अवमानना नहीं कह सकते कि हमको तो बोलने का अधिकार है, हम कोर्ट की अवमानना करेंगे। कोर्ट की अवमानना के अलावा विदेशी संबंध। मान लीजिए किसी देश के हमारे अच्छे संबंध है और आप उस देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तब उस आधार पर भी आपको रोक लगाई जा सकती है अनुच्छेद 19(2) के तहत। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कुछ व्यवस्थाएं 19(2) के तहत दी गई है कि आपको सिर्फ बोलने का ही अधिकार नहीं है बल्कि सही बोलने का अधिकार है। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरी बात। 19(2) कहता है शांतिपूर्ण और निरायुध होकर सम्मेलन करने का अधिकार है। व्यक्ति को सम्मिलित होकर किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार प्रदान किया गया 19(1)(b) के द्वारा, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए, अर्थात निरायुध होने चाहिए। अगर आप हथियार लेकर प्रदर्शन करने के माध्यम से कोई सम्मेलन कर रहे हैं तो सरकार उस पर रोक लगा देगी। और सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य नेक है, और अगर आपका उद्देश्य नेक नहीं है और आप इकट्ठा हो रहे हैं किसी मामले के लिए तो वहाँ पर 144 लगा दी जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सिख लोगों का जुलूस निकलते हैं, वो लोग एक कटार धारण किए होते हैं, तो वो भी तो एक सम्मेलन किया गया और उसमें उन्होंने अस्त्र शस्त्र को धारण किया गया है। तो एक्चुअल में उनको जो अस्त्र शस्त्र धारण करने की जो छूट प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदान की गई है, ना कि वो 19(1)(b) का वायलेशन है। वो 19(1)(b) का वायलेशन नहीं है बल्कि अनुच्छेद 25 के तहत उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। मेरे हिसाब से आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते जिससे कि लोक व्यवस्था बिगड़े या सरकार के खिलाफ किसी प्रकार के षड्यंत्र को करने के लिए आप मीटिंग करें, वो आप नहीं कर सकते। 19(1)(c) कहता है संगठन और संघ बनाने का अधिकार है। व्यक्ति को अपना संगठन और संघ और सहकारी संघ
इसमें एक वर्ड और लिख लीजिएगा, सहकारी संघ बनाने का अधिकार है। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, व्यक्ति को संगठन बनाने का अधिकार है, अपना संघ बनाने का अधिकार है, सहकारी संघ बनाने का अधिकार है। लेकिन इस संगठन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो देश की अखंडता तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, देश को तोड़ने वाला होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक खालसा पंथ बना लिया, जो पंजाब को अलग करने वाली बात करता है उसका संघ बना लिया, माओवादी बना लिया, नक्सलवादी बना लिया, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। अर्थात देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान, देश के सम्मान, विद्वेषता, लोक व्यवस्था, सदाचार को बनाने के लिए आपको संगठन बनाने के अधिकार है। अगर आपने इसके अंतर्गत इसके अलावा कोई काम किया तो सरकार आपको इस अधिकार को छीन लेगी। 19 अबाध संचरण करने का अधिकार, आपको कहीं पर भी घूमने का अधिकार है देश के अंदर। देश के भारतीय राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जिनकी अपनी कुछ संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, लिपि होती है, भाषा होती है, और आपने अगर वहाँ पर प्रवेश किया तो आपको अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप इतने सिविलियन नहीं हैं कि वहाँ की जो प्रकृति है उसकी रक्षा कर सकें। ठीक है, इसलिए कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई छुआछूत की बीमारी है या आप ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जहाँ पर किसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है, तो आपको रोक दिया जाएगा, तो आपको वहाँ जाने से रोक दिया जाएगा। तो कुछ जगहों पर आपके जाने से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर सरकार को ये लगे कि आप जाकर वहाँ पर देश हित की या देश विरोधी बात करेंगे तो आप पर रोक लगाई जा सकती है। 19 रहने या बसने का अधिकार है। जमीन खरीदने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। व्यक्ति को कहीं पर भी भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने का अधिकार है और वहाँ पर मकान लेकर बस जाने का अधिकार है। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। लेकिन इसमें एक बात आती है कि अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदने के लिए आपको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, और अगर आपको अनुमति नहीं मिलेगी तो आप किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, 19(1)(f) संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार था। इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाप्त कर 300 का के अंतर्गत पहुंचा दिया गया। 300 का के अंतर्गत है क्या, मैं बता चुका हूं आपके लिए, विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब आप सिर्फ मुआवजे के लिए केस कर सकते हैं। 19(1)(g) व्यक्ति कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। भारत के राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के व्यापार करने से नहीं रोकता। आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते ऐसा व्यापार हो जिससे इन सब चीज़ों का नुकसान ना हो, ऐसी हो जिससे कि लोक व्यवस्था बनी रहे। आप तो कहें कि साहब हम तो AK-47 बेचेंगे, हम तो शराब बेचेंगे, हम तो अफीम बेचेंगे, या हम ऐसी दुकान खोलेंगे जिसमें कहा जाएगा, जिस पर बोर्ड लिखा होगा कि हमारे यहाँ झाड़ फूक से इलाज किया जाता है, तो ये क्या कर रहा है, अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ा रहा है। अतः ऐसी किसी भी व्यवसाय को जो कि अंधविश्वास या आडंबर को बढ़ाए आप नहीं कर सकते, या जो समाज हित में ना हो, जो लोक व्यवस्था को बिगाड़ते वो काम नहीं कर सकते। अर्थात जिन जिन व्यवसाय पर सरकार प्रतिबंध लगाती है उन व्यवसाय को करने के लिए आपको अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं सामान्यतः, लेकिन कुछ सभी जगह पर आपको प्रतिबंध है। रोमेश थापर वाले केस में मैंने बताया, कोर्ट ने कहा था कि आप इसको लिख दीजिएगा, इसलिए प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इनमें कुछ प्रतिबंध युक्त निर्बंधन लगाए गए। तो मेरे हिसाब से आपको 19 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 की, और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 सब क्लोज हैं और हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इसको आप लोग बिगाड़ लीजिएगा और लिखिएगा अनुच्छेद 20। इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 20, है ना। देख लेते हैं क्या कहेगा। अनुच्छेद 20 के अंदर 3 सब क्लोज हैं। पहला क्लोज कहता है कि व्यक्ति को जिस समय वो क्राइम करे, जिस वक्त वो अपराध करे, उसी समय लागू विधि के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा कहता है व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए,
और तीसरा कहता है व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। लिखिएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 सब क्लोज हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लिखिएगा किसी व्यक्ति को उस समय प्रचलित विधि के तहत ही, उस समय प्रचलित विधि के अनुसार ही, उस समय प्रचलित विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। दूसरी बात कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अभी समझेंगे इसको क्या कह रहे हैं तीनों आर्टिकल। किया जा सकता। तीसरा लिखिएगा किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। विवश नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। चलिए अब तीनों का जरा पोस्टमार्टम कर लें। तीनों क्या कहते हैं। पहला कह रहा है कि जब व्यक्ति क्राइम करे तो उस वक्त जो विधि लागू हो उसी के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने निर्भया केस की बात कर लें। निर्भया केस में आपको मालूम है कि एक जो व्यक्ति था वो माइनर था और जुवेनाइल कोड के तहत कितने भी बड़े सा बड़ा अपराध कर ले सिर्फ मैक्सिमम 3 वर्ष की सजा मिलेगी। हालांकि निर्भया केस के बाद मोदी सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ा और उन्होंने बाद में इसमें परिवर्तन करते हुए ये व्यवस्था कर दी कि अगर माइनर हो और लगभग 16 वर्ष से ऊपर का हो और माइनर हो तो अगर वो बहुत क्रूरतम काम करता है तो उसके लिए भी मेजर की तरह यानी कि बालिग की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था कब की गई? ये निर्भया केस के बाद की गई। और निर्भया केस के समय एक नाबालिग अगर कोई क्राइम करता है तो मैक्सिमम उसे 3 वर्ष की सज़ा मिलती है। जिस वक्त निर्भया केस हुआ उसमें एक जो अपराधी था वह नाबालिग था, लगभग 18 वर्ष की उम्र होने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसने अपराध किया और सबसे जो क्रूरतम और हिंसात्मक जो काम किया था उसमें उसी व्यक्ति ने किया था। लेकिन चूंकि उस वक्त जुवेनाइल कोड के तहत मैक्सिमम 3 वर्ष की ही सज़ा दी जा सकती है इसलिए उसे 3 वर्ष की सज़ा दी गई। हालांकि बाद में उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन जिस वक्त उसने क्राइम किया जो विधि प्रचलित थी उसके तहत ही उसको सज़ा मिली। अब इसमें 2 फैक्ट को आप लोग समझिए। एक तो विधि जिस वक्त प्रचलित हो वही विधि के तहत दंड मिलना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं निर्भया केस की बात कर लेता हूँ, उस वक्त क्या था 3 वर्ष की सज़ा थी। मान लीजिए ये व्यवस्था कर दी जाती कि 2 वर्ष कर दी गई, उसके बाद इस कांड को होने के बाद विधि इस तरह बनाई गई कि अब सज़ा 2 वर्ष की कर दी गई तो यह व्यक्ति 2 वर्ष की सज़ा का हकदार हो जाता, अर्थात कम सज़ा का। लेकिन अगर सज़ा बढ़ गई है तो जो उसकी पूर्ववत सज़ा थी, जो कम सज़ा थी पूर्व में, वही लागू रहेगी। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिस वक्त उसने क्राइम किया और जो विधि प्रचलित थी उसी विधि के अंतर्गत उसको सज़ा दी जाएगी। क्लियर है? बाद में चाहे जो भी विधि बनती रहे, लेकिन जिस वक्त उसने अपराध किया उसी वक्त जो लागू विधि थी उसके तहत ही उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन ये जो मसला है ये क्रिमिनल केस के लिए लागू होता है। सिविल मामलों में और विशेषकर कर के मामलों में ये नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए आज तारीख है 17 जून 2021 और आज किसी मामले में टैक्स देने की जो दर है वो 10% है।
यानी कि अब इसके बाद यानी कि 1 जनवरी 2020 को सरकार क्या करती है कि विधि बनाती है और विधि के अंतर्गत व्यवस्था कर देती है कि अब टैक्स दिया जाएगा 15% और इसको लागू करने की भूतलक्षी तारीख है, भूतलक्षी यानी कि बेक डेट से लागू किया जाएगा और वो तारीख लागू कर दी 1 जनवरी 2021 से। ये 22 कर दीजिएगा, 1 जनवरी 2021 से लागू कर दी गई, बेक डेट से लागू कर दी गई। तब जब 10% दे रहा था 17 जून वाला व्यक्ति, अब इसको 15% देना पड़ेगा। यानी कि सिविल मामलों में विशेषकर कर के मामलों में ये छूट प्रदान नहीं की गई है। दूसरा रही है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अब आप देखिएगा, नलिनी वाला केस लेते हैं, राजीव गांधी हत्याकांड का। उसको अरेस्ट किया गया, तनु और नलिनी वगैरह ये सब लोग थे, धनु कहते हैं। मद्रास चेन्नई हाई कोर्ट में उसका केस चला। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए पहुंचा। मतलब दोनों कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी। अब राष्ट्रपति दया याचिका को लेकर बैठ गए। एक लंबा समय गुजर गया इन लोगों को जेल में रहते हुए, तो इनके वकील ने फिर से चेन्नई हाई कोर्ट की शरण ली और कहा कि आप मेरे मुवक्किल को 2 सजाएं दे चुके हैं। एक तो वो इतना लंबा पीरियड लगभग 15 साल का जेल में काट चुके हैं और तिल तिल मर रहे हैं, उनको रोज लगता है कि हमको फांसी की सजा होगी। इसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो देही को दैविक प्राणोदेहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। कोर्ट ने कहा कि जेल के अंदर भी अनुच्छेद 21 लागू रहता है। प्राणोदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार उनको भी है और वो डरकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 15-20 साल वो इसमें काट चुके हैं। अतः उनकी फांसी की सजा को अल्पीकरण करते हुए आजीवन कारावास कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और एक लंबे समय बाद उसको फांसी दी गई, तो ये उसके अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि वो आजीवन कारावास भी काट चुका होता है, उसके बाद फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये इतने वर्ष जेल में रहेगा उसके बाद फांसी दी जाएगी। कोर्ट ने कहा उसको फांसी दी जाएगी। सजा फांसी की है, ना कि जेल में रहने की। व्यक्ति 2 बार जेल मतलब 2 बार सजा काट चुका है एक ही अपराध के, ये नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए किसी एक सरकारी अधिकारी है, उसने गबन कर लिया, उसने कोई भ्रष्टाचार किया या कोई अपराध किया, तो सबसे पहले तो एक विभागीय समिति बैठती है और विभागीय समिति देखती है कि इसने वाकई में ये किया या नहीं किया, और अगर किया है तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट को न्यायिक रूप से सजा है वो प्रदान करता है। यानी कि अब व्यक्ति को 2 बार सजा मिल गई। एक बार तो वो नौकरी से गया, दूसरी बार उसे कोर्ट की तरफ से सजा मिली। लेकिन जब विभागीय मामले होते हैं तो ये नियम 13(2) वहाँ पर नहीं लगता, अर्थात कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर ही 13(2) लगता है। विभागीय जांच पर 20(2) नहीं लगता। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाइए, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। एक केस हुआ था सेल्वी बनाम भारत संघ का। सेल्वी बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था, सेल्वी बनाम भारत संघ का, और इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि जो नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ये सारे टेस्ट क्या करता है, व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बात करता है। व्यक्ति को हल्का हल्का नशा कराया जाता है और फिर उनसे पूछी जाती है बात, तो वो जवाब देते हैं अपना। तो कहा जाता है कि ये व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने वाली बात है। अतः उन्होंने कहा कि इस प्रकार के टेस्ट को लागू करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है, और सहमति भी आवश्यक
के तहत सिर्फ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि जांच को सही दिशा में ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोर्ट में विटनेस के तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, गवाही के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर इसको कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने अधीन जो अधिकरण हैं या अधीनस्थ न्यायालय, उनको यह आदेश पारित किया गया कि इस प्रकार के जितने भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट की दी गई गवाही को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार ना किया जाए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये बात की गई कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसमें एक बात और है, अगर व्यक्ति स्वयं अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो वह 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए किसी को एहसास हुआ कि उसने गलत काम कर दिया, तो वो स्वीकार कर ले अपने अपराध को, तो 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस केस में इसको कहते हैं, इस केस में क्या होता है कि दोनों पार्टियां आपस में समझौता करके सजा भी कम प्राप्त कर सकता है वह व्यक्ति। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 का हम लोगों ने आज अध्ययन कर लिया। अब हम लोग अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कल अध्ययन करेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा जिससे कि वो भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो जुड़े रहिएगा, अनुच्छेद 21 पर हम लोग कल बात करेंगे। तो इसी के साथ आप मुझे जानने को कहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।